हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है उसे। ठीक है, फिर आप लोग समझिए, आप लोगों का जो चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उससे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा हर एक चैप्टर का। तो अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है ना तो सरवन लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक जो सब्जेक्ट है ना उसका ऐसे ही तैयारी होने वाला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर ना छूटे। तो चलो पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, पहले आपको समझना है कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे आपका चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है मतलब दो, जैसे दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों। दो पदार्थ तो होने ही चाहिए, या दो से तीन हो जाए, चार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अगर दो हैं तो दोनों मिलकर केवल एक गुणधर्म मतलब एक पदार्थ का निर्माण करें। अगर दो लोग हैं तो ये दोनों मिलकर एक का निर्माण करें, और अगर तीन लोग हैं ना, दो से अधिक, तो भी एक का ही निर्माण करें। मतलब लिखा है सीधा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको डिफिनीशन देना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये दोनों आपका है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए तो ये दोनों मिलकर एक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, यही चीज रासायनिक अभिक्रिया में बताया गया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया को समझने में। तो अब मैं आपको एक रिएक्शन के साथ समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां अगर हम लोग रिएक्शन कराएं HCl, ठीक है, HCl प्लस NaOH, ठीक है, HCl प्लस NaOH। अब यहां देखो, ये आपका क्या है, ये तो वैसे है जो आप लोगों का है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, और ये है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक हिसाब से ये आपका अम्ल है, एसिड अम्ल, और ये आपका क्षार है, ठीक है, जिसमें OH समूह है वो आपका क्षार है। अब देखो समझना, वैसे तो आप अम्ल कह सकते हो, क्षार कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अम्ल है भी HCl और वो क्षार है। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये जो है ना, देखो Na और Cl ये दोनों एक हो जाएंगे, NaCl बना लेंगे, ठीक है, एंड प्लस H2O बना लेंगे। अब ये आपका है नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम इसका नाम देते हैं लवण। क्या नाम देंगे? लवण। और ये है जल। अब यहां से एक चीज आप समझ लो, अगर आपसे कोई कहे अम्ल और क्षार से नमक कैसे बनता है, अम्ल और क्षार से लवण कैसे बनता है, तो यहां देख लो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बन गया है। ठीक है, तो आपकी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है अभिकारक, सेकंड जो होता है उत्पाद। उत्पाद वो होता है प्रोडक्ट। जैसे समझो कोई चीज है, ठीक है, अब वो जब अभिकारक होगा ना, अभिकारक जब मतलब संयोग करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, मतलब जो उत्पाद है उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं अभिकारक एंड उत्पाद क्या होते हैं। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपने ऊपर एक रिएक्शन लिया था HCl, ठीक है, इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूं, और NaOH ये लिया था, और यहां बना क्या था, आपका बना था NaCl प्लस H2 बन गया था ना, ये तो आपको पता है। तो ये अगर बना था तो इसमें आपको पता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, नहीं पता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये चीज जो है ना, ये आपका उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? तो अब आपको मैं बताता हूं अभिकारक और उत्पाद। समझना बहुत ईजी है। जो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये चीज देखो, जो अभिकारक हैं, अभिकारक क्या हुआ है, केवल जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भाग लिया है। जैसे समझो,
जैसे आप ये HCl जो अम्ल है और अन्य वो क्षार है, ये दोनों लोग भाग केवल लिए हैं, इनसे जो बना है ना, मतलब ये भाग लिए, तो इन्हीं दोनों के संयोग से जो बना है ना वो नमक है, NaCl प्लस H2O। तो देखो वो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल भाग लेते हैं, ये केवल भाग लिए हैं, ठीक है, उन्हीं को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक, यार ब्लू पेन से बताते हैं, ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक तो आपको समझ में आ गया, अभिकारक क्या है, और उत्पाद आप समझ लो, जब इधर आपको रिएक्शन में समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, अर्थात ये दोनों केमिकल रिएक्शन किए, ये भाग लिए, अगर ये दोनों भाग लिए तो अर्थात ये दोनों रिएक्शन किए, अगर ये दोनों रिएक्शन किए तो फिर जो बना, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अर्थात ये जो आपका है ना, ये आपका पूरा पूरा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। और इसी चीज को जो ये मैंने बताया, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपको मिलेगा कब, वो आपको मिलेगा अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में, और इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल का ना बहुत ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको अभी अगले चैप्टर में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में अभी आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया तो ऑलरेडी बता दिया है, चलो एक बार और बता देते हैं दूसरे प्रकार से। जैसे मैंने ऊपर बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये बताया था। अब हम यहां बताएंगे, देखो वही चीज है, जब एक या एक से अधिक, एक हो या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, चाहे आप ये कहो डिफिनेशन और चाहे आप वो कहो। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जल भी साथ में निकलता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अगला टॉपिक आप क्या है, संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं आपकी इस चैप्टर में, तो चलिए एक एक अभिक्रिया को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपको समझना है संयोजन अभिक्रिया। देखो आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे। देखो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है संयोग करना, संयोग करने का अर्थ है जुड़ना, ठीक है, संयोग करने का अर्थ क्या है, जुड़ना। तो देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या है आप लोग अभी समझ जाओगे 2 मिनट में। देखो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक, ठीक है, प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर एक, मतलब क्या हुआ कि दो हो या दो से अधिक पदार्थों के अणु जो है ना वो परस्पर जुड़ जाएं। मतलब जब जुड़ जाएंगे, मतलब दो चीजें हैं, अगर दो चीजों को जोड़ दिया जाए तो केवल एक ही पदार्थ के अणु बनते हों। मतलब अगर दो चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या होगा ना, केवल एक ही प्रकार के अणु या पदार्थ के अणु बनाए, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहा गया। बात वही है जुड़ना। जुड़ना क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो या दो से अधिक जब पदार्थ के अणु आपस में जुड़े, क्या हुआ, जुड़ गए, तभी तो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनते हैं। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा गया संयोजन अभिक्रिया। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है जुड़ना, ठीक है। आप लोग इसे नोट बना लो, नोट्स कर लो, क्योंकि आप लोग अभी से नोट्स बना लो। अगर आप लोग अभी से बना लोगे तो फिर आप लोग क्लास में सबसे सीनियर रहोगे और बहुत ही अच्छे मार्क अचीव भी कर लोगे और क्लास में बहुत ज्यादा आपका भौकाल भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है।
देखो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया जुड़ना, तो दो अणु जब जुड़ेंगे तो एक अणु का निर्माण कर देंगे, बस आपका जो है ना दो अणु जुड़ेंगे और एक अणु का निर्माण कर देंगे। तो यहां देख लो, जैसे मैं ले लेता हूं, देखो यहां फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने जोड़ दिया किसे, देखो बैलेंस करना अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे अपनी जो रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो देखो अगर आप 2Na लोगे, क्या लोगे 2Na, मैंने बैलेंस करके लिया है, ठीक है, 2Na लोगे, Na क्या है सोडियम है, और सोडियम के दो मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, ठीक है, लेकिन प्लस आपको लेना है Cl2। मैंने दो सोडियम क्यों कर दिया, क्योंकि यहां Cl2 की जो है ना संख्या कितनी है, 2 है। अगर यहां Cl2 4 होता तो मैं इसे 4 कर देता। कुल मिला के करना क्या है, दोनों को बराबर करना है। जैसे अगर सोडियम 2 है तो क्लोरीन भी 2 होगा, तभी आपका जो है ना इक्वेशन बराबर होगा। अगर यहां सोडियम 4 है तो क्लोरीन को भी आपको 4 करना होगा, क्योंकि तभी आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई बनेगा क्या, आप लोगों को पता होगा। देखो अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है तभी आपका रासायनिक समीकरण सही है, ठीक है, वरना अगर आपका नहीं बैलेंस है तो भी सही है लेकिन कुछ कम, ठीक है। तो यहां अगर आप लोग NaCl बना लोगे यानी कि सोडियम क्लोराइड, बट आपका बैलेंस है या नहीं, यहां सोडियम 2 है तो यहां 2 लगा दो, यहां Cl कितना है 2 है तो यहां भी 2 लगा दिया। तो फिलहाल आपका ये बैलेंस भी है और रासायनिक समीकरण बन भी गया है। अब मैं नाम लिख देता हूं, ये है आपका सोडियम, क्या है सोडियम। आपको करना क्या है 1 से 30 तक मैं आपको बताता हूं, वो कर लो, क्योंकि अब हम आपके पास है नहीं कि आपको छड़ी से याद दिलाएंगे। देखो आपको 1 से 30 तक का क्या याद करना है, परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक। जैसे सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He है, ठीक है। ऐसे आपको 30 तक याद कर लेने हैं। आपसे कोई पूछे कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, जिंक का कितना है, क्लोरीन का कितना है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो ये आपका है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन। अब आपसे कोई पूछे क्लोरीन का जो प्रतीक है वो क्या है, तो आपको Cl बताना है। अब ये आपका सोडियम क्लोराइड है, क्या है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको इतना मैंने आपको समझा ही दिया तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको समझ में आ जाए ना तो करना क्या है, छोटी सी बात है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चाहे चैप्टर फर्स्ट हो, चाहे चैप्टर सेकंड हो, और चाहे चैप्टर थर्ड हो, चाहे चैप्टर 4 हो, हर एक चैप्टर को आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगला रिएक्शन इसी में देख लेते हैं। अगला देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा है बैलेंस होना चाहिए। सेकंड आप लोग देख लो, सेकंड रिएक्शन, ठीक है, समझ में ना आए ना तो फिर बताना, ठीक है। यहां मैंने ले लिया, मैंने बैलेंस करके लेता हूं क्योंकि अभी आपको मैं बैलेंस करना बता दूंगा और आप खुद कर लोगे। देखो 2Mg, और अगर हम 2Mg के साथ O2 मिलाएं, O2, ठीक है, समझ में आया ना। दो मैं आपको बता दूं क्या है, ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो यही एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बता रहा हूं दूसरा रिएक्शन। अब देखो बनेगा क्या, दो चीजें मिलकर एक का निर्माण करेंगे, तो सभी को एक में मिला दो और क्या MgO। अब यहां दो है संख्या तो 2 कर लो, तो ये आपका हो गया भाई संयोजन अभिक्रिया। अगर कोई दिक्कत हो, छोटी सी दिक्कत हो तो आप लोग बताना, ठीक है, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। ये आप लोग दोनों रिएक्शन लिख लो और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसे भी लिख लो, फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत हो जरूर बताना। चलो अब अगला रिएक्शन देखते हैं। देखो अगला जो आपका रिएक्शन है वो है वियोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो उसका उल्टा जो है ना वो वियोजन होता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अगर कोई है ना तो उसका उल्टा जरूर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप जुड़ना है तो टूटना है, ठीक है, बनना है तो बिगड़ना है, तो उसी प्रकार से संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। सेम प्रोसेस है, अभी आप लोग 1 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है। देखो समझना, अभी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। देखो पहले आप लोग समझो वियोजन, पहले अर्थ जान लिया करो कि उस चीज का अर्थ क्या होता है। जैसे विलोम होता है तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो अगर आप जान गए उल्टा होता है तो फिर उसका काफी इजी हो जाता है, ठीक है।
चलो देखो, वियोजन, वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां देखो समझना, अवयवी तत्व, जो उनके अवयवी तत्व होते हैं जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो उनके अवयवी तत्व होते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही है टूटना। तो जब वो जो अवयवी कण है जिससे वो मिलकर बना है, अब जब वो जिससे मिलकर बना है वो जानते हो, जैसे आप समझना, मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपके पास है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम और किससे मिलकर बना है? CO3 से। अब ये जो है ना, ये जो अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे Ca वो कैल्शियम ऑक्साइड अलग एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझना, अगर नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अवयवी कणों में विभाजित हो जाते हैं, वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से संपन्न होती है। देखो क्यों ये इससे संपन्न होती है? ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से क्यों संपन्न होती है? क्यों? क्योंकि जब मतलब कोई अगर सोर्स नहीं रहेगा तो ये टूटेंगे नहीं। जैसे अगर देखो समझना, अगर जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा नहीं दोगे, ऊष्मा का अर्थ क्या है? अगर आप उसे मतलब ताप, ऊष्मा नहीं दोगे तो वो टूटेगा नहीं। कितना भी दिन आप रख दो, चाहे इसे दोपहर में रख दो, चाहे अब दोपहर में अगर रखोगे तो वहां प्रकाश आएगा, प्रकाश से जानते हो ना कि ऊष्मा उत्पन्न होता है तो टूट सकता है। लेकिन अगर आप उसे ऊष्मा दोगे तभी वो टूटेगा। प्रकाश से भी टूटता है, ताप से भी टूटता है, विद्युत से भी टूटता है। मतलब ये सारी चीजें किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी उत्प्रेरक से संपन्न होती है, ठीक है। समझ में आया ना? देखो मैंने कहा है वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से संपन्न होती है। अब भाई अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं ताकि आपका कोई भी छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। देखो एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एग्जांपल पता है तो एग्जांपल से परिभाषा भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जांपल नहीं पता है तो भी आप मतलब हमेशा लिखा करो, लिखने से आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, पहला एग्जाम्पल ब्लैक से, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल, पहले तो आपको लेना है, जैसे आप समझना, मैंने जैसे संयोजन अभिक्रिया समझाया था, ये जो है ना दो चीजों से मिलकर एक बना है, ये एक जो ये है ना इसी को उल्टा कर दो तो हो जाएगा। बट दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। देखो जैसे आपके पास है, मैंने अभी आपके साथ समझाया था CaCO3, अर्थात ये क्या है भाई? मैंने कहा है ना कुछ चीजें आपको जो कॉमन है ना वो याद होना चाहिए। क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको ये नहीं याद है तो भाई कम से कम 50 फार्मूले बना लो और उसे याद कर लो, वरना फिर आप केमिस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप क्लास 10 में कैसे निकल गए ना तो क्लास 11 क्लास 12 में आपको भार लगेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही आपका मजबूत है तो फिर आपको सब इजी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। 50 आपको याद करना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका जो है ना जैसे आपके बहुत सारे हैं CH4 यानी कि मेथेन, आपको फास्फीन, ये इन सब चीजों का फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें कॉमन है। आपसे कोई पूछ ले और आप क्लास 10 में पहुंच चुके हो तो आपको याद ये होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, काफी इजी होता है अगर आप ट्रिक से याद करो, ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई मैं आपको यहां लिख देता हूं कैल्शियम, ठीक है। ऐसे भी सा लिख सकते हो आप, वो ऐसे भी सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत कमेंट करते हो, कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, बात यह है कि इसे टूटना है कुल मिलाकर, चाहे जैसे तोड़ो, लेकिन चलो हम लोग लाते हैं और तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो तोड़ना कैसे है, देखो आपको कुछ ना कुछ बनाना है, ऐसा नहीं कि C को अलग कर दो, A को अलग कर दो, O को अलग कर दो, फिर C को अलग कर दो, ऐसा नहीं टूटता है। कुछ ना कुछ बनना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे आपको पता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम घरों की रंगाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ बनना, ठीक है। तो इसे आप कैल्शियम ऑक्साइड, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा कष्ट कर लेता हूं। आप लोग नोट्स बना लो, अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी मदद मिलेगा आगे चलकर। अगर बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो फिर आप लोग उस नोट्स को एक बार पढ़ लोगे, यार बात मानो, एक बार पढ़ लोगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि खुद बनाए हो, खुद पढ़े हो तो आपको खुद याद हो जाएगा केवल एक बार रिवीजन करने से।
बट अगर नहीं बनाओगे तो बाद में इधर उधर ढूंढोगे, ठीक है। CO2, अब यहां देखो ये CO2 ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है। समझना, ये तीर मैंने इसीलिए बनाया है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर बात किया जाए तो आपको, सॉरी ये यहां से हटा लो। देखो अगर देखो अब आपको दो रिएक्शन जो है ना, संयोजन और वियोजन, अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत हो ना तो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लो, ठीक है। अब और आगे देखो, दूसरा रिएक्शन इसी का देख लो। देखो हाँ, दूसरा रिएक्शन देखो, ये जो है ना, अभी ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, लेकिन वियोजन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। समझना, ये जो है ना, ये मतलब अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं। वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। बट मैंने ये जो एग्जाम्पल बता दिया है ना, ये है ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। किसका है? ऊष्मीय वियोजन का। अब भाई ये ऊष्मीय वियोजन कैसे पहचानोगे कि ये ऊष्मा वाला वियोजन है, ये विद्युत वाला वियोजन है? बहुत इजी है यार, अभी नहीं पहचान पाओगे क्योंकि अभी मैंने केवल रिएक्शन लिखा है, इसका उत्प्रेरक नहीं लिखा है। अब उत्प्रेरक जैसे लिख दूंगा, आप कहोगे बस बस आई नो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां आप लिख दो ना ऊष्मा, क्या लिख दो? ऊष्मा। बट क्यों? क्योंकि ये ऊष्मीय अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन है, इसलिए मैंने ऊष्मा लिखा है। अगर विद्युत वियोजन होता तो क्या लिख दिया जाता? बहुत सही, विद्युत, ठीक है। तो भाई समझना, ये आपको समझ में ना आया हो ना तो फिर आप वीडियो को पीछे कर लो। अब हम आपको इसके जो प्रकार है उसे समझा देता हूं, फिर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कॉमन वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से। तो अब हम लोग इसके प्रकार देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वियोजन अभिक्रिया। देखो समझना। अच्छा अब आप लोग सोचो, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हुए, क्यों संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं हुआ? देखो आप लोग देखो, कॉमन भाषा में समझो। देखो जैसे वियोजन का अर्थ होता है टूटना। देखो टूटने में जो है ना कई लोगों की आवश्यकता होती है, जुड़ने में दो लोग हैं जुड़ गए, मतलब अगर दोस्ती बनती है ना तो वो दोस्ती बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन टूटता है ना तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तब वो टूटता है। तो इसीलिए जो ऊष्मा है ना और विद्युत है, ये दोनों तोड़ने में लगे हुए हैं कि इनको कैसे न कैसे तोड़ दो, ठीक है। मतलब अगर ये ना हो ना तो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये इन्हें फोर्स प्रदान करते हैं, बल, एक प्रकार का बहुत ही मतलब बल प्रदान करते हैं, ठीक है, ये उत्प्रेरक है। देखो अब मैं आपको दोनों समझा देता हूं, अब आपको ज्यादा देखो। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन क्या होता है, तो क्या बताओगे? अभी बताओगे, रुको। देखो ऊष्मा, देखो ऊष्मीय जो है ना ऊष्मा से मिलकर बना है, और विद्युत जो है ना वो तो विद्युत से मिलकर बना ही है, ठीक है। अब ऊष्मा क्या है? देखो मैंने बताया है कि अगर, देखो मैं आपको यहां परिभाषा से समझा देता हूं। ऊष्मीय वियोजन, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसे जब मैंने ऊष्मा दिया तो वो टूट गया। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो जो है ना ऊष्मा देने पर वियोजित होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आपके पास एक रिएक्शन लिख दिया जाए और उत्प्रेरक के ऊपर लिख दिया जाए ऊष्मा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर ऊष्मीय वियोजन लिख देना है, कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ है विद्युत तो आपको आंख मूंद कर विद्युत वियोजन लिख देना है, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब आपको समझना है, पहले मैं आपको डिफिनीशन को एक बार अच्छे से क्लियर करा देता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसमें मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊष्मा है, ऊष्मा देने पर वो टूट गई कई भागों में, बस वही ऊष्मीय वियोजन। अब भाई घर पर एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, वरना खतरा हो सकता है। देखो एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल वही बता दे क्योंकि वही है। अगर अब मैं आपको दूसरा बता देता हूं, एक तो मैंने जो पहले बताया था वियोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, इसमें दूसरा बता देता हूं। देखो यहां मैं क्या लेता हूं, 2K ClO3। अब भाई आपका दिमाग तो डैमेज हो गया क्योंकि ये क्या है भाई 2KClO3, ये कौन सा मतलब तत्व है, क्या है वो तो आपको नहीं पता है क्योंकि ये सारी चीजें मतलब थोड़ी हार्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है ना यही सब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 12 में पहुंच जाएंगे इतने रिएक्शन है ना, एक एक पेज का रिएक्शन आपको मिलेगा, अभी तो ये एक एक लाइन का मिल रहा है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखो के से क्या होता है पोटेशियम, और ये जो है ना ClO3 ये है क्लोरेट, अभी नहीं लेकिन आप लोग याद कर लो पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्योंकि अगर आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे तो फिर ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, वरना आप ना 1-2% नंबर भूल जाओ, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे क्या करना है, एक बढ़िया सा एरो खींचना है, ठीक है। एरो खींचने के बाद आपको क्या करना है कि जो बनाना है बना दो। देखो यहां आपको बनाना है 2KCl, ये क्या है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है लेकिन निकल रहा है। देखो ये है के से पोटेशियम, Cl से क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है, क्या है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। कोई दिक्कत? बट अभी एक दिक्कत है जो कि मेन है, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। क्या है वो तो आपको दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो यहां आपको लिखना है ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा यह होता है अपघटन, ठीक है। अब आपका ये पूरा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप लोग करना चाहते हो नोट्स तो नोट्स कर लो, ठीक है। अगला इसी में है, इसी का प्रकार है विद्युत वियोजन, ठीक है। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन में क्या है, विद्युत वियोजन में क्या है, कुछ नहीं है। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन या वियोजित किया जाए विद्युत वियोजन कहलाता है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत की प्रवाह द्वारा जो उनके यौगिक हैं उन्हें वियोजित किया जाए तो उन्हें हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। उसमें वियोजन में था ऊष्मा के द्वारा वियोजित किया जाए, विद्युत वियोजन में है विद्युत द्वारा वियोजित किया जाए, प्रकाश वियोजन में है प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाए, ताप वियोजन में है ताप द्वारा वियोजित किया जाए। कुल मिला के आपको मेन चीज याद रखना है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेन प्रोसेस यही है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन या वियोजित किया जाए तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। अब समझो इसका जो आपका क्या है वो आपका क्या है, हाँ बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो विद्युत वियोजन में क्या है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हाँ रुको दिखाते हैं। देखो यहां जैसे विद्युत वियोजन में है आपका 2NaCl नमक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में पानी मतलब है, ठीक है। और यहां विद्युत वियोजन, यहां क्या करना है, देखो ऊपर लिख देना है वरना आपका गलत हो जाएगा। विद्युत वियोजन, अब यहां जब मैंने विद्युत वियोजन किया तो ये क्या बना वो तो आप लोग जानते होंगे। यहां 2Na अलग हो गया एंड प्लस Cl2 अलग हो गया, ये ऊपर जाएगा। भाई नाम तो आपको पता होगा, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देख लो, मैं 2 रिएक्शन समझा दूंगा, ठीक है।
और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा समझ लो, दूसरा है जैसे आपने पानी तो हमेशा पीते हो, लेकिन कभी विभाजित किया है नहीं, विभाजित हो जाएगा अगर आप उसमें विद्युत वियोजन करोगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि यहां जो है ना विद्युत वियोजन की प्रक्रिया हुई है, विद्युत वियोजन। तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका विद्युत वियोजन, ठीक है। कोई दिक्कत आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग अगली अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। ये सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करना होगा। अगला अभिक्रिया आपके सामने आएगा। अगला अभिक्रिया है क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है, देखो समझना, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। विस्थापन का अर्थ होता है विस्थापित होना, ठीक है। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, विस्थापित होना। जैसे क्लास में आप लोग बैठते हो, 2 फ्रेंड हैं, एक आगे वाले सीट पर बैठा है, एक पीछे वाले सीट पर बैठा है, ठीक है। अब विस्थापन होना है, मतलब आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे आ जाए, बट जिसमें ज्यादा ताकत होना वो आए, मतलब वो उसको विस्थापित करके खुद उसका सीट ले ले और वो जहां जाए वहां जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां जाए, ठीक है। तो विस्थापन का अर्थ होता है विस्थापित होना। देखो विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन जो है ना वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक पदार्थ, किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। मैंने क्या कहा है कि विस्थापन जो है ना, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु, मतलब कोई यौगिक हो उसके अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह, मतलब किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, किसी एक परमाणु हो अथवा परमाणु का समूह है उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, देखो समझना मैंने क्या कहा है। मतलब कोई यौगिक हो, उनके अणु, मतलब यौगिक के अणु होते हैं, यौगिक मतलब यौगिक के अणु है, तो यौगिक का अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणु का समूह आ जाए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मेन आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। देखो Fe क्या है, आयरन है, ठीक है। क्या है, आयरन। अब देखो प्लस लगाओ, प्लस में आपको लेना है CuSO4। अब यहां आपको लगाना है मतलब लाइन, ठीक है, या एरो। अब ये जो है ना, ये Fe जो है ना इस Cu को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान स्वयं ले लेगा, यानी कि Cu अलग हो जाएगा और FeSO4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब FeSO4 हो जाएगा एंड Cu अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। ये है आपका कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। और ये है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लिख दो। और ये है कॉपर। ये आपका है रिएक्शन फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन समझ लो। सेकंड आपके लिए मैं बता देता हूं, एक में ना समझ में आया दूसरा समझ लो, ठीक है। जैसे Zn है प्लस H2SO4, फिर वही चीज Zn इसका स्थान ले लेगा और H को विस्थापित कर देगा, तो यहां बनेगा ZnSO4 और प्लस H2। नाम आपको बता देता हूं, ये है जिंक, ये है हाइड्रोजन, क्या है, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और यह है जिंक सल्फेट, ये है हाइड्रोजन। देखो
अब है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया। अब आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप लोग उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हो। ठीक है, देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को आयनों मतलब यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली होती है, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब इसमें एक ही चीज बदला है ना, Zn को मतलब Zn जो है ना H2 को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, बट इसमें जो है ना दोनों मतलब H2 Zn ये सब बदल जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, ठीक है, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब समझो एग्जाम्पल जैसे है, फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लो VaCl2। ठीक है, VaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, अब क्या होगा ना, मेन तो प्रोसेस अब शुरू होगा। देखो यहां जो है ना Va जो है ना VaSO4 के साथ मिल जाएगा, ये जो Va है ना ये इसको Na को हटाकर SO4 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां बन जाएगा VaSO4 और प्लस ये बन जाएगा, यहां VaSO4 बन गया। अब यहां Cl बचा तो Cl और 2Na बचा तो 2NaCl बन जाएगा। यही होता है आयनों की अदला बदली। कहा गया कि यहाँ Va भी विस्थापित हो गया और Na2 भी विस्थापित हो गया, आयनों की अदला बदली हो गई, दोनों इधर उधर हो गए। फर्स्ट रिएक्शन से ना, ये आपका है देखो बेरियम क्लोराइड, लिख लो। ठीक है, ये क्या है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, SO4 से सल्फेट, Na से सोडियम, ये है बेरियम सल्फेट। ठीक है, Va से बेरियम, SO4 से सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड। नाम लिख लो, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन समझो। दूसरा रिएक्शन है CuSO4 प्लस 2NaOH। ठीक है, गिव्स आउट, यहां Cu जो है ना OH के साथ मिल गया, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये हो गया दूसरा रिएक्शन। ठीक है, नाम सभी का समझ लो, थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये है CuSO4, क्या है ये, क्या है समझ में आ गया। ठीक है, Cu से कॉपर, SO4 से सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट। ये है NaOH, OH से होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है कॉपर, हाँ बढ़िया सही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और क्या OH से हाइड्रोक्साइड। यहाँ NaSO4 क्या है सोडियम सल्फेट। तो ये आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो अगला अभिक्रिया जो है ना वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, सब इसी चैप्टर से है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है वो आप लोगों को समझना। देखो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ना कि ऑक्सीजन क्या होता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अर्थात जुड़ना, और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्यागना या त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो ऑक्सी का अर्थ होता है ऑक्सीजन और करण का अर्थ होता है क्या ग्रहण करना। ठीक है, तो समझना। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो आपका -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है। तो अगर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है तो वो क्या हुआ धन विद्युतीय हुआ, क्योंकि उस पर +1 चार्ज है, उसके पास 1 रुपए है। बट जो आपका ऑक्सीजन होता है उस पर -2 चार्ज होते हैं, इसलिए वो क्या हुआ ऋण विद्युतीय हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये भी लिख दिया है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को आप दूसरे नाम ऋण विद्युतीय तत्व भी कह सकते हो। तो
ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं एक समझा देता हूं क्योंकि बहुत है। ठीक है, फर्स्ट एक ही देखो, जैसे कुल मिला के करना क्या है, आपको जो है ना ऋण विद्युतीय लक्षण को ग्रहण करना है। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पहले आप अभिकारक ले लो, 2Ki मैंने ले लिया। ठीक है, 2Ki। ठीक है, अब देखो पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 क्लोरीन। अब देखो समझना, यहां क्या होता है ना, ऋण विद्युतीय लक्षण को ग्रहण करना है। ठीक है, और धन विद्युतीय लक्षण को त्यागना है। ये जो आपका I है ना, I आपका क्या है, I आपका धन विद्युतीय लक्षण है और Cl2 आपका ऋण विद्युतीय लक्षण है, क्योंकि Cl2 पर माइनस चार्ज होता है, I पर प्लस चार्ज होता है, तो धन विद्युतीय लक्षण को त्याग देना है, तो इसको आप अलग कर दो। ठीक है, अलग कर दो, तो अगर आप अलग करोगे तो I2 को अलग कर दो, अर्थात धन विद्युतीय लक्षण को मैंने अलग कर दिया और इसे आप ग्रहण कर लो, तो यहां आप इसे ग्रहण कर लो, ये Cl को ग्रहण कर लो। बस यही होता है आपका क्या, यही आपका हो गया क्या, आपका हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको यही याद रखना, ऑक्सीकरण में जो है ना ऋण विद्युतीय लक्षण या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना है और धन विद्युतीय तत्व को त्याग देना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बस इतना याद रखना है। दूसरा अपचयन अभिक्रिया, उसका उल्टा है, सेम उल्टा है, क्योंकि उसमें अगर आप जैसे समझना ऋण विद्युतीय लक्षण को ग्रहण किए हो और धन विद्युतीय लक्षण को त्याग दिए हो, तो इसमें क्या होगा, धन विद्युतीय लक्षण को जोड़ना है अर्थात ग्रहण करना है और ऋण विद्युतीय लक्षण को त्यागना है। तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या जुड़ता है, धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, अपचयन में उसका उल्टा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है और यह ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागने की प्रक्रिया, मतलब वो त्याग देता है। ऋण विद्युतीय लक्षण या ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन, ठीक है, उसे त्यागना और धन विद्युतीय लक्षण को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक, उसका उल्टा है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या था कि हाइड्रोजन अर्थात धन विद्युतीय लक्षण को त्यागना था और ऋण विद्युतीय लक्षण को ग्रहण करना था। लेकिन अपचयन उसका उल्टा है, अपचयन में क्या करना है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय लक्षण या धन विद्युतीय तत्व को जुड़ता है और यह ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता है। ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपचयन समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझ लो। देखो यहां मैंने ले लिया CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और प्लस मैंने ले लिया H2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो अस्पष्ट नहीं है। ठीक है, मैं अब स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है, इसी बीच में समझो, देखो CuO प्लस H2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय लक्षण को जोड़ना है। तो अब क्या करो ना, इसके साथ कुछ जोड़ दो, क्योंकि ये धन विद्युतीय लक्षण है, और इसको अलग कर दो, इसको पूरी तरह से अलग कर दो। तो अलग कर देते हैं, Cu को अलग कर दो और H2 के साथ O जोड़ लो। ठीक है, ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया एंड ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों समझ में आ गया होगा, तब आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों प्रोसेस होता है। तो यहां देखो ऑक्सीकरण एंड अपचयन दोनों मैंने बता दिया, आप दोनों समझ में आ गया होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तब अगला आपको समझ में आएगा, तो दोनों समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर नोट कर लो, नोट जल्दी से कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगला अभिक्रिया जो है ना, वो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आपको ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है,
दोनों अगर समझ में आ गया होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, या फिर जैसा मैंने लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब दोनों प्रोसेस एक ही अभिक्रिया में होता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है, देखो इसमें कुछ नहीं समझना है, इसमें मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां आपको लेना है CuO, ठीक है, CuO प्लस H2 लेना है। अब यहां देखो एरो लगा लो, देखो अब यहां मैं लिख देता हूं Cu और प्लस H2O। अब कैसे दोनों प्रोसेस हुआ समझो, मतलब यहां जो है ना ये इस और इसके बीच में क्या हुआ, अपचयन हुआ। मतलब अपचयन क्यों हुआ बताओ जल्दी से, इसमें अपचयन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, ह्रास हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहां आप ऑक्सीकरण लिख दो, वो अपचयन है और ये ऑक्सीकरण है। दोनों अभिक्रिया साथ में हो गई क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो आपका ऑक्सीकरण और इसमें ऑक्सीजन निकल गया तो ये आपका अपचयन। इसमें जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपका ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो दोनों प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया में यही कहना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, ये आपका है कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, ये है कॉपर, ये है जल। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग अगला अभिक्रिया देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला अभिक्रिया जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दूंगा। देखो नाम है ऊष्माक्षेपी और इसका नाम है ऊष्माशोषी। देखो क्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो अभिक्रियाएं हैं, आप दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे, ये देखो इसका नाम है ऊष्माशोषी, यानी कि शोषी का अर्थ होता है अवशोषण करना। ठीक है, और यहाँ क्षेपी है। ठीक है, क्षेपी का अर्थ होता है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है क्या, ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न करना, यानी कि ऊष्मा का निर्माण करना। ठीक है, देखो जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो वहां जो है ना वहां मतलब कुछ बना तो उसके साथ ऊष्मा भी बनेगा और यहाँ ऊष्मा अवशोषण करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ऊष्माशोषी में। और यहाँ ऊष्माक्षेपी में क्या है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यही कहना है जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे CH4 क्या है, मेथेन है और ये मेथेन के साथ अगर आप 2O2 यानी कि ऑक्सीजन दोनों को जोड़ोगे तो यहां बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक है, और प्लस ऊष्मा भी निकलेगा। अगर प्लस ऊष्मा लिखा है तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा क्योंकि इसका अर्थ है कि ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है,
ऊष्मा निकल रहा है। अगर प्लस लिखा रहेगा तो इसका मतलब ऊष्मा बाहर निकल रहा है, और अगर माइनस लिखा होगा माइनस ऊष्मा तो इसका मतलब अवशोषण हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसलिए इसका क्या अर्थ हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगला जो रिएक्शन है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ठीक उसका उल्टा है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का अर्थ है कि माइनस होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माशोषी में क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कुछ नहीं है, अगर आप लोग समझो तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है इन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहो तो एग्जाम्पल भी देख लें। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं N2 यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अगर आप O2 अर्थात ऑक्सीजन को ऐड करोगे, मतलब संयोग करोगे, तो क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2NO। बैलेंस है, बैलेंस है क्योंकि यहाँ 2N है, यहाँ O2 है, तो यहाँ मैंने दोनों को लिख दिया। अब ऐसे में अभी ये कोई अभिक्रिया नहीं हो, उत्पाद तो ये बन गया, बट अभी एक चीज लिखना बाकी है। वो क्या है, वो है माइनस ऊष्मा, माइनस ऊष्मा। तो ये आपका हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे माइनस ऊष्मा लिख दिया ऊष्माशोषी, प्लस ऊष्मा लिख दिया वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां तक आपका हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में भी आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी है, अगर आप लोग समझो तो इजी वे से मैंने समझाया है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों आपको बहुत इजी वे से समझ में आ गया। तो ये सारे रिएक्शंस जो थे वो समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एंड विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया एंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 9 अभिक्रिया मैंने समझा दिया, अब इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और इतना अगर आप लोग समझ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे चलकर। इतना आप लोग याद कर लो, नोट्स बना लो इतनी अभिक्रियाओं का। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ता है। चलो देखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। समझ में आ जाएगा अगर आप लोग कई सारे रिएक्शन के साथ समझोगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे समझोगे समझना। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल पहले ले लेता हूं, एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं। जैसे यहां आपके पास है CH4, ठीक है, CH4 प्लस O2 गिव्स आउट आप मतलब कुछ बना है CO2 प्लस H2O। ये आपके पास रिएक्शन है। अब आपको इसे करना है बैलेंस। बैलेंस है या नहीं, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है। देखो कैसे बैलेंस करोगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले इधर क्या क्या है वो लिख लो। जैसे आप लोग समझना, इधर C है 1 है, H कितना है 4 है, O कितना है 2 है, ठीक है। इधर देख लो C कितना है 1 है, O कितना है 2 है, नहीं 2 1 3 है, और H कितना है 2 है, ठीक है। देखो समझना, आप एक एक नाम दे दो, ठीक है। जैसे कार्बन है इनका नाम है रोहन, हाइड्रोजन है इनका सोहन, एंड O है इनका राम, ठीक है। अब देखो कैसे समझोगे।
देखो इधर आपके पास देखो ऑक्सीजन है 2 और इधर ऑक्सीजन है 3, इधर ऑक्सीजन है 3 और इधर ऑक्सीजन है 2, इधर हाइड्रोजन है 4, इधर है 2। तो अब देखो कैसे बैलेंस करोगे। जैसे अगर इधर आपके पास 2 है तो अगर मैं यहां केवल ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया। अब केवल मैंने ऑक्सीजन में गुणा किया है, ठीक है, एक डिब्बे में रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन में मैंने गुणा कर दिया तो ये हो गया 4। अब बचा भाई इधर ऑक्सीजन को कैसे 4 करोगे, ये भी हो जाएगा। देखो समझना, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर मैं हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देता हूं तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए और इधर ऑक्सीजन 2, 2 4। देखो समझना, अब समझो, ये अभिकारक है, अभिकारक क्या है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। अब अभिकारक के ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर लो, यानी कि CH4 लिखा हुआ है और इसमें आप 2 से गुणा कर लो, O2 हो गया, ठीक है, मैंने 2 से गुणा कर लिया। अब इधर यहां C में नहीं गुणा करना है, O2 में भी नहीं करना है, H में आपको 2 से गुणा कर देना है। देखो बैलेंस हो गया। कैसे, देखो इधर C कितना है 1, इधर 1, H कितना है 4, इधर 2 2 4, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 2 4, बस आपका बैलेंस हो गया। प्रोसेस ये है ना कि आपको अभिकारक तथा उत्पाद में आपको बराबर रखना है। तो बराबर रखने के लिए चाहे आप इधर से टांग खींचो चाहे इधर से, कुल मिला के बराबर हो जाना चाहिए, बस बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया समझो, सेकंड नंबर अभिक्रिया, जैसे आपके पास है Fe प्लस H2O एंड एरो Fe3O4 प्लस H2, इसे कैसे बैलेंस करोगे, कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो Fe कितना है 3 है। अब भाई डब्बा हमेशा नहीं बनाऊंगा कॉलम की, आपको कॉलम की सहायता से समझाओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर Fe कितना है 1 है, इधर 3 है, तो कुल मिला के Fe इधर ज्यादा है इधर कम है। और अगर एक ही लिखा हुआ है इसके साथ, जैसे FeSO4 नहीं है तो केवल एक ही लिखा हुआ है तो इधर जितना ज्यादा हो उतना लगा दो, क्योंकि केवल Fe पर असर पड़ेगा। अगर Fe के साथ कुछ और लिखा हुआ है तो उस पर भी असर पड़ता, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो केवल Fe पर ही असर पड़ेगा। तो यहां Fe के साथ 3 लगा दो, अब Fe हो गया बराबर, भैया बराबर हो गया ना। अब देखो ये मैं बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है, बैलेंस कर रहा हूं। अब देखो H2O, अब Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं कुछ और। अब देखो Fe हो गया बराबर, O इधर कितना है, O है 1, इधर 4, तो भाई 1 और 4 में बहुत अंतर है तो इधर भी 4 लगा दो, O भी बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, O भी, क्योंकि इधर 4 है इधर 4 हो गया, ये 4 से गुणा होगा इसमें तो 4 हो गया। यानी कि आपका Fe बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, बचा क्या हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, देखो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8 और इधर कितना है 2। अब ऐसे कैसे बैलेंस करोगे, कुछ नहीं, अगर मैंने कहा है अकेले लिखा हो तो उस पर आप चाहे जितना लगा दो, केवल उसी पर असर पड़ेगा। अगर H2O लिखा होता तो वो में भी गुणा हो जाता, बट इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो केवल इसी पर असर पड़ेगा, यानी कि इधर भी 4 लगा दो। ये हो गया आपका बैलेंस, कैसे जोड़ लो। अब चलो देखते हैं बैलेंस हुआ या नहीं। अब मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। इधर Fe कितना है 3 है 3। अब देखो H कितना है, H कितना है 4 दूनाई 8 8। O कितना है 4।
चलो अब देख लेते हैं उधर भी, इधर 4 वो है ना, 4 है। अब देखो इधर देख लेते हैं, इधर Fe कितना है 3, O कितना है, पहले H लिख देते हैं, H उधर पहले लिखा हुआ है, ठीक है। H कितना है 4 दूनाई 8 और O कितना है 4। क्या हुआ, बैलेंस हो गया। कुल मिलाकर आपको बैलेंस करना है, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के आपको बैलेंस करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, 2 तो समझ में आ गया, तीसरा समझो। थोड़ा बड़ा रिएक्शन कहो तो ले लिया जाए, आप लोग कहो बस वही, चलो एक बड़ा रिएक्शन लेते हैं। बड़ा रिएक्शन एक ले लेते हैं, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसे कैसे बैलेंस करोगे, दिमाग तो हो गया डैमेज। कुछ नहीं है, आप पहले एक एक को बैलेंस करो, दूसरा तो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। देखो समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो यहां Mn कितना है 1, इधर Mn कितना है 1, हो गया बैलेंस, Mn तो हो गया भाई। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है और इधर 2 है, तो पहले भाई कीजिए क्या, MnO2 प्लस HCl एंड गिव्स आउट MnCl2 एंड प्लस H2O एंड प्लस Cl2। पहले ऐसे लिख लो Cl2, ठीक है, Cl2 मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहां है, ये तो आपका बराबर है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर है, 1-1 है, ठीक है, 1-1 है। अब देखो बात आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 लगा दूं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यानी कि यहां Mn भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। H कितना है 1 और इधर कितना है 2 दूनी 4, 4 है ना, इधर 1 है, इधर कितना है 4 है, इधर 1 है, तो इधर लगा दो 4। चलो भाई Mn भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या Cl, Cl इधर कितना है 2 2 4, बैलेंस हो गया। इधर 2 ये ऑक्सीजन ये 2 4 हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। मतलब आप एक एक को पकड़ो, एक एक को, एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, और एक एक को पकड़ोगे पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। कोई नहीं आपको कहेगा कि नहीं संतुलित होगा। मैंने एक एक को पकड़कर सीखा है, आप भी एक एक को पकड़कर सीखो। अगला देखो, चौथा रिएक्शन। मैं आपको हर एक चीज समझाना चाहता हूं, हर एक निचोड़ की आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब भाई दिक्कत हो तो आप लोग यार बताना, ठीक है। अगला, अब मैं भाई थोड़ा छोटा सा ले लेता हूं, Cu2S प्लस O2 गिव्स आउट Cu2O प्लस SO2। अब इसको आप बैलेंस करके हमें देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। छोटा सा इसलिए लिया था कि आप लोग इसे बैलेंस करना, ठीक है। ये पहला बैलेंस करना, घर पर करना, बार बार करना ना हो, फिर आप लोग बताना, ठीक है। बताना अगर ना होगा बैलेंस, जरूर बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये है आपका चौथा जो आपको बैलेंस करके देना है हमें, ठीक है, बैलेंस करके आप लोगों को देना है। तो ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बताना, मैं आपको इसका एक कॉमन वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको अलग से समझा दूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो, अगर समझ में आ गया हो तो भाई बार बार प्रयास करना। आपके एनसीईआरटी बुक में कई सारे मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे आप लोग देखना, लगाना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे।
इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखो, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। संक्षारण को पहले समझ लो। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखो, आर्द्रता का अर्थ होता है नमी। जैसे कोई लोहा है, लोहा को आप बाहर फेंक दो कुछ दिनों के लिए, तुरंत जंग नहीं लगता, कुछ दिनों के लिए आप फेंक दो तो वो धीरे धीरे परत के रूप में गायब होने लगती है, उजड़ने लगती है। एक बार पटक दो तो आधा लोहा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर वो संक्षारित होने लगती हैं। संक्षारित होने का अर्थ है खत्म होने लगती हैं। तो वो क्या होगा, जब वो संक्षारित होगी तो वो लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाता है, तो वो जो होता है ना, संक्षारित होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखो, जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, ठीक है, ये आपका हुआ संक्षारण। एग्जाम्पल देख लो, चांदी के ऊपर काली परत व, दोनों को मैं साथ में समझा, तांबा भी है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना अपने चढ़ जाता है, ठीक है, अपने चढ़ जाता है। तो अब दूसरा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का अर्थ है जब वसा और तेल युक्त, मतलब वसा और तेल से बनी पदार्थ तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होती हैं या हो जाते हैं तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है। तो उनमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, ठीक है, तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कोई भी चीज है, अगर वो तेल में बनी हुई है या वसा से बनी हुई है तो उस खाद्य पदार्थ को अगर वायु के संपर्क में रखोगे तो वहां वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान होता है उससे रिएक्शन करके उसमें से एक विशेष गंध आने लगता है, तो उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। मतलब खाना हो या फिर कुछ हो, वो खराब हो जाता है, फूड हो या कुछ हो, ठीक है। जैसे अचार व मुरब्बे की खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। अचार है व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं 100 नहीं 150% गारंटी लेता हूं। तो अब भाई अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो आपका समझ लो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अगला चैप्टर आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, अम्ल, क्षार एवं लवण। लेकिन यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दिल से एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी छोटी छोटी जानकारी पता चल सके, वो भी इस चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि आपका हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित सबकी तैयारी कराई जाएगी। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे छोड़ा जाएगा। क्लास 10 की महा तैयारी, महा धमाके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक चीज समझाया जाएगा, हर एक चीज बेसिक से आपको अपर तक लिया जाएगा। इसका टेस्ट भी कराया जाएगा, इस चैप्टर का पीडीएफ भी दिया जाएगा। वीडियो के जरिए आपको आगे इस चैप्टर का पीडीएफ भी दिया जाएगा, बन रहा है और आप लोगों को वीडियो के जरिए दिया जाएगा। तो चैप्टर का पीडीएफ, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज इसका दिया जाएगा। तो हर एक चैप्टर का ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।